अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम लंपी स्किन पे बात करेंगे। ये बीमारी है जानवरों की, आजकल फैल रही है जानवरों में, पहले सिंध में फैली है, पंजाब में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके क्या असरात हैं, बीमारी क्यों होती है, बीमारी होने के बाद इससे किस तरह बचा जा सकता है, इलाज क्या है, और फिर इस जानवर का गोश्त या दूध काबिल इलाज काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, इस सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। इनके लिए हमने माहिरीन को अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। मैं सबसे पहले आपका तारफ़ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर सब्तैन भट्टी साहब, आप डायरेक्टर हैं लाइफ स्टॉक के। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, आप वेटरनरी हॉस्पिटल ज़रई यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। और तीसरे मेहमान हैं इंजीनियर उस्मान बेग साहब, आप लाइफ स्टॉक के फार्मर हैं और यहाँ से मीट भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि इस बीमारी के क्या असरात मरतब हो रहे हैं। मुझे सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। मुझे ये बता दीजिएगा कि ये लंपी स्किन, हम यही सुन रहे हैं कि जल्द की बीमारी है, ये इसकी अलामात क्या हैं और इस बीमारी को हम कैसे समझें कि ये अब लंपी स्किन हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये है कि नाड्यूल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं, हम गिल्टी कहते हैं। ठीक है। गिल्टीदार ये बीमारी है। ये और कहाँ जाहिर होती है, जानवर पर, किस जिस्म पे, किस हिस्से पे? पहले जो असरात है इसके जानवर की गर्दन पे और जानवर के फोरहेड पे, माथे पे, सर पे जाहिर होते हैं। अच्छा, ये अमूमन साइज क्या होता है गिल्टी का? बाज़ दफ़ा अगर ये सवियर हो तो फिर ये पूरे जिस्म पे हो जाते हैं। ठीक है। और इसका साइज़ जो है ना 1 इंच से 1.5 इंच तक वेरिएबल है। बड़े साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे नहीं होते हैं। इसमें जो है ना ये सिर्फ जिल्द को ही मुतासर करती है ज़्यादातर। ठीक है। गोश्त तक, जानवर का जो नीचे गोश्त होता है वहाँ तक बहुत शाज़ और नादिर ये मुतासर करती है। अच्छा, ठीक है। गोश्त को ये मुतासर नहीं करती। ठीक है। इसमें अगर हम इसको ये जब ज़ाहिर हो जाते हैं तो हमें फ़ौरी तौर पे हमारा जो वेटनरी हॉस्पिटल है हमारे इलाके का, या कोई वेटनरी असिस्टेंट वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिनके साथ ये कांटेक्ट में होते हैं, तो हमें फ़ौरी तौर पे उनके साथ रजू करना चाहिए ताकि टाइम के साथ बर वक्त जो है ना इसका इलाज शुरू हो सके। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस तो अब हमें सबको पता होना चाहिए, सारे फार्मर्स को ना, मतलब वक्त ज़ाया ना हो। पहले तो मेरे ख्याल ये करना चाहिए, उस जानवर को बाकी जानवरों से अलग कर लें या वहीं खड़ा रहे, कोई प्रिकॉशंस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस एनिमल को दूसरे जानवरों से जो है ना अलग करना। ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इसके जो वेक्टर्स हैं, जो चीज़ें इसकी डिजीज़ को फैलाव का बायस बनती है, वो अक्सर हमारे पास मौजूद होते हैं। टिक्स, चिचड़ जिन्हें हमें बोलते हैं। अच्छा। और मच्छर। अच्छा, वो फैलाव का सबब बनते हैं। इस बीमारी का सबब नहीं है, इस बीमारी के फैलाव का सबब बनते हैं। ठीक है। इसका मतलब इसकी बीमारी का सबब कुछ और है। इन्फेक्टेड है, जानवर इन्फेक्टेड है, तो तब ये वहाँ से एक जानवर से दूसरे जानवर में इनके जरिए जाएगी। अच्छा, डायरेक्टली एक जानवर से दूसरे जानवर में इसका फैलाव इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है। अच्छा, ठीक है। जैसे बाकी बीमारियां हैं, मुंह खुर की बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर में चली जाती है, तो इसका फैलाव बहुत थोड़ा है। लेकिन इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इस जानवर को एक तो उनसे अलग कर दें ताकि इसकी देखभाल प्रॉपर हो सके, और इसके ऊपर जो डेवलप होने वाली बाकी चीज़ें जो नज़र आएंगे, बीमारी के जो असरात नज़र आएंगे, वो ऑब्जर्वेशन में, वो भी डिस्कस करते हैं, बाकी चीज़ें क्या हैं और उनसे तफसील में बात करेंगे और फार्मर्स को बताएंगे भी सही कि उनको आगाही भी होनी चाहिए और वो फिर क्या एहतियातें करें, वो भी बात करेंगे। मैं ज़रा डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब को शामिल कर लूँ। ये लंपी स्किन, यहाँ एक तो नाम बड़ा अजीब सा है, जैसे ही ये बीमारी आई तो लोग काशियस हो जाते हैं कि जी, क्योंकि हम सारे मीट लवर तो हैं, तो गोश्त के हवाले से कुछ भी हो तो उस पर बड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे आपने देखा मुर्गी के हवाले से कुछ होता है तो फिर पूरे मुल्क में एक लहर फैल जाती है बेचैनी की। हमें ज़रा आगाही दीजिएगा कि लंपी स्किन बीमारी दुनिया में आई कहाँ से फैली और फिर पाकिस्तान में कब पहुँची? सर, ये बेसिकली 1970 में जो है इसकी इब्तदा हुई अफ्रीका के मशरिक और जनूब के इलाके से। अच्छा। और फिर ये जो है वो कुछ ही साल के अंदर जो है उसकी मगरिब तक पहुंच गई, जिसको हम सब सहारन डेजर्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये बीमारी जो है वो सन 2000 में, ठीक है, वस्त एशिया ममालिक, उसके इर्द गिर्द के ट्रैवल करती हुई, और फिर 2013 में तुर्की के मगरबी इलाके और कुछ इर्द गिर्द के ममालिक, ख़ास तौर पे बल्गारिया जिनमें शामिल है और बल्कान जिसे हम कहते हैं, उस बेल्ट में पहुंची। और वहाँ से जो है वो अब हमारे इर्द गिर्द के ममालिक जैसे बांग्लादेश और रशिया, जॉर्जिया, और जिसमें अब पाकिस्तान में पहुंची। पाकिस्तान में पहले कराची और सिंध के इलाके कुछ ने अपने लपेट में लिया और अब इसका पंजाब के अंदर जो दखूल हो चुका है। अब ये पंजाब में ये सारी जानवरों की बीमारियां अफ्रीका से क्यों फैलती हैं, ये भी कभी आपने सोचा? सर, अफ्रीका के अंदर बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स हैं और जो है इंटरेक्शन एनिमल्स का और इकोसिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा। और वो जंगली जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, जंगली जानवरों को अक्सर जो है वो खाते हैं इस तरीके से। तो वो जो है वो बेल्ट और वो जो वायरस
जो आता है कुछ मच्छरों से और कुछ चिचड़ों से, और कुछ मक्खियाँ जो हैं अफ्रीकन फ्लाइज जो हैं वो उसको कैरी करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं एक जानवर से दूसरे जानवर में। और जब हम जानवर को इंपोर्ट करते हैं विदाउट एनी टेस्ट और किसी बगैर किसी चीज़ के, तो फिर जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैलने का जो है उसके सबब बनती है। ठीक है। अच्छा इंजीनियर साहब, आप क्योंकि फार्मर हैं, लाइफ स्टॉक को तैयार करते हैं, फिर आप गोश्त भी बाहर भेजते हैं, तो आपका तो सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा ना जी। और ये परेशानी की जो लहर है, इससे आपके अंदर बेचैनी पैदा हुई होगी कि इसके असरात जो है ज़ाहिर है आप बराह रास्त मुतासरीन में। बिल्कुल ऐसा। तो ये आपके यहाँ भी कोई जानवर ऐसा है जो मुतासर हुआ ओलंपिक से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे है कि हमारा सबसे पहले ना एक एनिमल जो है इससे मुतासर हुआ। अच्छा। और क्योंकि हमारा जो फार्म है, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे पता लगा, आपको उसमें एक दो आपने ये गलतियाँ देखी और फिर आप क्या कॉन्शियस हुए, बढ़ती गई, क्या ज़रा सूरत हाल क्या? सबसे पहले तो ये था कि क्योंकि हम मीट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे नॉलेज में था कि सिंध में ये बीमारी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि अलामात भी हमें मालूम थी, सुनते थे, पता चल जाता था। तो ईद फर्स्ट डे को हमारा फार्म के ऊपर बड़ा अच्छा एक हमारा चोलिस्तानी एनिमल था। अच्छा। जो तकरीबन 3.5 लाख रुपए उसकी कीमत होगी। अच्छा, तो बड़ा ही फेवरेट एनिमल था हमारा। ठीक है। तो उसके ऊपर ये अलामात जाहिर हुई कि उसके ऊपर ये गिल्टियाँ या फोड़े इस तरह, गर्दन पर, माथे पर जिस तरह ये नहीं, उसकी पूरी बॉडी पे ही थोड़े थोड़े स्टार्ट हो रहे थे। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ उसका कि जस्ट नेक पे स्टार्ट हुआ हो या फोरहेड पे स्टार्ट हुआ हो। तो हमारा रेडिश थी गिल्टियाँ, क्या उसकी? नहीं, वो जो एनिमल का जो कलर होता है उसकी स्किन जो है ना वहाँ से थोड़ी सी मोटी हुई, उभरी हुई, अच्छा, इस तरीके से मालूम होती है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी और कलर के दाने होते हैं, इस तरीके से नहीं होते, उसी सेम कलर के अंदर। वो रेड चोलिस्तानी हमारा था एनिमल, तो उसकी अपनी ही स्किन के कलर के अंदर वो जो स्पॉट्स थे वो ऐसे उभर रहे थे। ठीक है। तो जब हमने देखा तो सबसे पहले तो हमने बायोसिक्योरिटी, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा अहम है, तो हमने अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की और उसको टोटली उस फार्म से ही अलग कर दिया। तो हमारे पास एक और पोर्शन, एक और फार्म मौजूद था स्पेशली वहाँ पे। हालांकि बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं कि डिजीज़ को रोकना है, तो उसमें फार्मर को तो सबसे पहले बायोसिक्योरिटी का ही ख्याल करना चाहिए। तो हमने उसको अलग मुंतकिल कर दिया। ठीक है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उसको तो अलग कर दिया, उसके वेरी नेक्स्ट डे एक और को हो गया। अच्छा। हालांकि हमने अलग कर दिया। ठीक है। तो पहले असरात फैल गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, असरात आ गए। ठीक है। तो 2-3 दिन तक तो इस तरीके से 3 एनिमल हमारे हमें वहाँ पर शिफ्ट करने मुतासिर हो गए। अच्छा, तीनों को उधर शिफ्ट कर दिया जी। अच्छा, इसमें टाइमिंग का भी बड़ा रोल है कि हमने उन 3 में से 2 को जब उनकी मेडिकेशन की है, उनका इलाज मुआवजा, थोड़ा एहतियात किया है, चीज़ें गौर फिक्र रही है हमारी ठीक तरीके से, तो वो सही हो गया, उनको हमने वापस भी शिफ्ट कर दिया। अच्छा। हाँ जी। तीनों ठीक हो गए? तीनों नहीं। हाँ। जो सबसे पहला था वो स्वेयर, उसकी तबीयत बिगड़ती गई। अच्छा। और जो उसके बाद जो 2 आए थे, ठीक है, वो उसके तो फिर हम थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हो गए ना। हल्के हल्के से स्पॉट्स स्टार्ट हो ही रहे थे, हमने मेडिकेशन उसकी स्टार्ट कर दी और ख्याल रखा उनका भी, उनको भी अलग कर दिया। तो वो 3 दिन में बेहतर हो गए। उनके निशान मौजूद थे, लेकिन हमें मालूम हो गया उनके टेम्परेचर से, उनका खुराक देख के उनकी कि वो शौक से खा रहे हैं नहीं खा रहे, फीडिंग उनकी ठीक है। ठीक है। तो फूड एंड फोडर पे हमने उनका जब ध्यान दिया। अच्छा, इसका मतलब एक इंडिकेटर ये भी है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है? टेम्परेचर होता है जी, और तो बहुत ज्यादा होता है, गिल्टियां पैदा होगी, दूसरा फिर दर्जा बढ़ जाता है। सर, जो हमारा फर्स्ट एनिमल था, ठीक है, उसका 15 to 16 डेज टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए कम होता था, फिर दोबारा 106 पे चला जाता था। ठीक है। तो हमें काफ़ी दफ़ा उसकी मेडिसिन भी चेंज करनी पड़ी। सेकंड और थर्ड जो है वो उनकी हालत बेहतर होगी, आपने वापस उसकी बेहतर, और वो जो पहला जानवर था उसकी वो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है आफ्टर 17 डेज। अच्छा। तो हमने जो स्वेयर था उसको भी हमारी जजमेंट्स हैं, ठीक है, और जो बिल्कुल इनिशियली हो रहे थे उनको ठीक होते देखा। बाकी फॉर्म महफूज रहा है आपका? नहीं, उसके बाद हमारी मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से भी अवेयरनेस भी है, तो हमने वैक्सीनेशन करवाई अपने फॉर्म पर। लाइफ स्टॉक डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, तो अवेयरनेस भी है हमारे पंजाब में महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से, तो इनकी तरफ से अवेयरनेस भी मिली, इनकी टीम्स भी आई और हमारी वहाँ पे वैक्सीनेशन भी हुई गवर्नमेंट वाली। अदरवाइज प्राइवेट भी दस्तियाब है अब तो मार्केट में, टर्किश जो वैक्सीन है। तो लेकिन हमने गवर्नमेंट वाली करवाई अपने फॉर्म पर वैक्सीनेशन,
तो उसके बाद हमें मालूम था जैसे मुंह की बीमारी आती है तो वैक्सीन हो तो जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनमें अगर थोड़ी देर बाद जाहिर होनी होती है वो फौरी तौर पर जाहिर हो जाती है। अच्छा। ऐसा ही इसमें है। अच्छा। तो कुछ फार्मर तो उसको रोक के रखते हैं, वैक्सीन नहीं कराते, ये कराएंगे तो फौरी तौर पे जहां जहां छुपी हुई होगी वो एकदम सारे जितने भी इफेक्टेड होंगे सब सामने आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि वो बीमारी हमारे फार्म पे छुपी, जैसे वैक्सीन आपने करवाई तो नेक्स्ट डे तो कितने जानवर मुतासर हुए फिर? मेरे तकरीबन 12 एनिमल्स जो है ना वो इससे अफेक्टेड हैं। अच्छा, ये आपके फार्म की सूरत हाल जी, मेरे आपके इर्द गिर्द की इतलात भी ऐसी हैं या नहीं? भी ऐसे ही इतलात हैं क्योंकि हमारा फार्म जो है वो मेन जो भावलपुर बाईपास चौक से टुवर्ड्स नागशा जाते हैं। परेशानी फैली है, बहुत ज्यादा परेशान है, बिजनेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूं जी, डॉक्टर साहब ये है तो बड़ी परेशानी वाली बात, जाहिर है अगर किसी के फार्म पर छोटी सी बीमारी आ जाती है तो उसको खदशा तो हो जाता है। ओवरऑल सिचुएशन क्या देख रहे हैं आपको? फार्मर्स को परेशान होना चाहिए या ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हालात कंट्रोल में? इसमें ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ये है कि फार्मर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए सबसे पहले एनिमल को। ठीक है। और क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड चल रहा है जिसमें हमें अपनी कीन ऑब्जर्वेशन अपने एनिमल्स पे हमारे कीमती असासा है वो उन पे रखनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या कुछ होना चाहिए? मैं बताता हूँ। एक तो जानवर का टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। ठीक है। 105 106 पे चला जाता है। ठीक है। इस तरह की सिचुएशन आती है फौरी तौर पे वेटनरी डॉक्टर के साथ। जानवर का आइडियल टेम्परेचर क्या है? वो 102 102 है। 102 101 है। ठीक है। 5-6 पे जो जाता है वो सीवियर टेम्परेचर है, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर है। तो इसको वो एनिमल वैसे बता देता है। ठीक है। पानी पीना बंद कर देगा वो। ठीक है। फीड लेना बंद कर देगा। ठीक है। जानवर के अगर फार्मर हजरात मुंह में हाथ डालें तो मुंह बड़ा गर्म होगा, वहाँ से पता चलेगा। मतलब अगर अलामात जाहिर नहीं भी हुई तो ये जो चीजें हैं इससे अंदाजा हो जाएगा कि जानवर बीमारी की इंडिकेशन है। और दूसरी, उस इलाके में साथ साथ किसी न किसी जगह पे आउटब्रेक हो चुका होगा। ठीक है। ठीक है। इसका ऐसे नहीं है कि अगर 8-10 घर इकट्ठे हैं तो सब पे एक ही साथ हमला होगा, या ऐसे जैसे मुंहखुर में होता है तो वो एक ही साथ इन्फेक्शन हो जाती है सब में। ठीक है। तो इसमें उस तरह की सूरत हाल नहीं होती। ठीक है। तो इसकी वैक्सीनेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ऑब्जर्व करें, केयर को देखें, जानवर की ख्याल करें। जानवर में टेम्परेचर और जानवर में किसी किस्म की छोटी बहुत अगर कोई भी गिल्टी बनती है तो वेटनरी डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें जो इनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट को फोन करें, लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट को सर हेल्पलाइन करें, हेल्पलाइन फ्री हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है 0800000911। ठीक है। तो हेल्पलाइन पे कॉल की जा सकती है। एडिशनल डायरेक्टर्स के नंबर्स सर्कुलेट हैं। ठीक है। और हमने एडवाइजरी उस पर जारी की हुई है, टीम भेजते हैं, हमने एडवाइजरी जारी की हुई है। तो इस पे हमारी जो सर्वेलेंस टीम है वो वहाँ पे पहुँचती है। ठीक है। वो इस इलाके का फिर सर्वे करेगी जहाँ पे रिपोर्ट होती है। फिर हम उस एरिया में वैक्सीन के साथ साथ इनकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं और इनको जो नीड है वहाँ पे वो करवा दी जाती है। इवन टिक्स और मॉस्किटोज़ के लिए वो स्प्रे वगैरह भी करवा देते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये सबसे बड़ा और अहम एलिमेंट है कि एक जानवर मुतासर हो गया है, उसको लंपी स्किन का अटैक हो गया है, अब उस दूध देने वाला जानवर है, अब उसके दूध को इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, क्या सर? बिल्कुल, ये जो बीमारी है बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि खाल और कुछ ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। इसके अंदर दूध भी काबिल इस्तेमाल है और गोश्त भी काबिल इस्तेमाल। मैं ज़रा डिटेल से आपसे बात करूँगा, एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लंपी स्किन पे बात कर रहे हैं और डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब से पूछ रहे हैं कि अगर जानवर मुतासर है तो फिर उसका दूध इस्तेमाल किया जाए ना किया जाए। सर इसमें यह है कि इसका दूध और गोश्त काबिल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्योंकि जानवर बीमार इतना होता है, कमज़ोर इतना हो जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि उसको बुखार शिद्दत का होता है, मुंह से राल टपक रही है, आंसू बह रहे हैं, नाक से पानी का अखराज है, जिस्म पे सारी गिल्टियाँ जो है वो कवर हो गई। ठीक है, ये सारी अलामात है जो देखता है। और गिल्टी की जो साख्त और स्ट्रक्चर होती है वो गिल्टी सख्त होती है। ठीक है, आप हाथ लगाएंगे तो वो ऊपर को उभरी हुई होगी, सख्त होगी, दबाने पे पेनफुल होगी, जैसे इन्होंने अभी अलामात डिस्कस किए। तो ये अलामात जब इतनी जाहिर हो जाती हैं तो उसमें जानवर की प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाती है। लेकिन फिर भी दूध देना सर बिल्कुल बंद कर देता है। अच्छा। ठीक है, तकरीबन इसमें दूध नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जानवर खाना पीना भी छोड़ देता है, पानी तक नहीं पीता और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इस तरह के जानवर को ज़्यादातर हमारे माशरे में जो हमारी सोसाइटी या लोग इसको कल कर देते हैं या तल्फ कर देते हैं, इसका गोश्त पसंद नहीं करते।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गोश्त काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। अच्छा, ये जो आपने बात की इंसानों से ना वो अपने लिए तल्फ करते हैं, अपने लिए उसको पाबंदी, बाकी लोगों को तो खिला देते हैं ना जी। बिल्कुल ऐसी मार्केट में सेल हो जाता है, हर सारी चीजें आपको पता। मुर्गी बीमार होती है तो उसको काट के खाया जाता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और जानवर भी जो है अगर बीमार होता है तो उसको काट के उसका गोश्त बेच दिया जाता है। वो बज़ाहिर अपनी जात के लिए पसंद नहीं करते, लेकिन मार्केट में सेल आउट फिर भी हो जाता है। लेकिन ये कि ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। इंसानों से जो बीमारियां, जो जानवरों से बीमारियां इंसानों को लगती हैं, ये उस तरह की बीमारी नहीं है, लिहाजा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जानवर की सूरत हाल इस तरह की होती है कि वो देखने के अगर आपने गोश्त खा लिया है जी जी, या आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं इस सारे जानवर इसमें कोई परेशानी की परेशानी की बात नहीं, क्योंकि ये ज़ूनोटिक डिजीज नहीं है, ठीक है, पॉक्स वायरस है बेसिकली, ठीक है। इस पे हम डिटेल से बात करें ये, बल्कि मैं ये जानना भी चाहूँगा कि ये वबाई सूरत भी अख्तियार कर लेते हैं या? जी बिल्कुल, ये एपिडेमिक वबाई सूरत है। इसकी जो फैलाव है ना, शरह फैलाव, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये किस किस तरीके से पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिए सीधा सीधा करके। लेकिन इसमें यह कि ये फैलाव 50% तक, 5% से किसी एक फार्म में अगर 100 जानवरों का बाड़ा है और अगर वो फार्मर नेग्लिजेंस करता है, लापरवाही हो जाती है उससे, तो ये 50% तक उसके जानवर हिट कर सकता है। यानी कि इसका जो शरह फैलाव है वो 50% तक है। 100 जानवरों में से 5 से 50% तक फैलाव हो सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी जो है वो हैरत की बात है कि इसकी शरह अमवात नहीं है। शरह अमवात अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो वो 5% होगी, और अगर कम से कम होगी तो 100 में से एक जानवर जो मोर्टेलिटी पे होगा। जैसे अभी ये फार्मर ने आपको जो है वो बताया कि किस तरीके से हमारे उसकी हालत बहुत खराब होगी, लेकिन वो मोर्टेलिटी नहीं है, रिकवरी हो जाती है। अमवात सिर्फ उस टाइम होती है जब ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को उसका सांस बंद कर देता है, जाके वायरस जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है, और GIT ट्रैक जो कि हमारा निज़ाम और अमले तनफ़ुस है, सांस लेने का अमल है, उसको जब रुकावट करता तो फिर जो है वो जानवर मरने की ये ऐसी सूरत हाल पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये मेरे ख्याल है उसकी निज़ाम तनफ़ुस में भी गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं। जी बिल्कुल, गिल्टियाँ पैदा होती हैं, और आंतों तक जो है वहाँ पे भी वर्म जो है वो इसके मिलते हैं। ये जब एडवांस स्टेज के अंदर जानवर चला जाता है, जब लापरवाही बरती जाए, तो फिर उसमें ये इस तरह के मामले। ठीक है, इंजीनियर साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने वैक्सीनेशन करवाई, ये वैक्सीनेशन आपने अपने ज़राए से करवाई है या आपको डिपार्टमेंट ने करवा दी? ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमने वैक्सीन कराई है। ठीक है। जिस टाइम हमारे फार्म पर पहला एनिमल इफेक्ट हुआ था, तो तब हमने प्राइवेटली पता करने की कोशिश की, तो बताया उन्होंने टर्किश जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। बट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फौरी तौर पे उसकी प्राइस थी 8000। अच्छा जी, तो ये अगर महकमा 25 एनिमल्स को महकमा फ्री करके दे रहा है? जी, महकमा फ्री करके दे रहा है जी। महकमे को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं जिन्होंने अवेयरनेस भी दी है। गवर्नमेंट अगर कोई अच्छा काम कर रही होती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए जी। 8000 रुपए बड़ी महकमा जो है वो एक्टिव है, लाइफ स्टॉक महकमा जो है इस चीज में एक्टिव है। 1 डोज वैक्सीन है या इसकी ज्यादा डोजेज लगवानी? नहीं, 1 डोज एक दफा ही की है इन्होंने। अच्छा, और पूछते हैं डॉक्टर साहब से, 1 डोज है या जी सिंगल डोज है? सिंगल डोज है सर, सिंगल डोज। अच्छा, सिंगल डोज है, ठीक है जी। तो इसमें डॉक्टर साहब ये है कि जिस टाइम हमारे ये एनिमल अफेक्टेड हुए हैं, तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं, बिज़नेस के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। उन्होंने सारे एनिमल स्लॉटरिंग करा लिया है, मतलब स्लॉटर हाउसेस में भेज दिए हैं। सिंध में तो बहुत ज़्यादा इस पर खौफ है। अब ये पंजाब में है तो जो, क्योंकि हम कैटल मार्केट में ही बैठे हुए हैं, हमारा फार्म जो है, तो मार्केट के लिहाज से बहुत डाउन हुई है मार्केट। और अब ये सीज़न है, आपको पता है ईद आ रही है, पूरे साल की मेहनत है, तो वो घबराहट ज़्यादा है। हालांकि जैसे बता रहे हैं शरह मौत भी इसमें कम है, और हमने तो खुद फेस किया है, स्वेयर लेवल पे भी हमने बीमारी को देखा है। और अब माशाल्लाह हमारा जो वो एनिमल है वो भी रिकवरी की तरफ आ रहा है। हमारी वैक्सीनेशन तकरीबन 3 to 4 डेज पहले हुई थी लाइफ स्टॉक महकमे की तरफ से। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो 10 to 12 तकरीबन 12 अफेक्टेड हो गए, जिनमें से 2 रिकवर हो गए, 10 अभी भी हैं जिनमें एक स्वेयर था जो रिकवरी की तरफ आ गया। अब 9 और हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने एक प्रेशर और सारी चीज़ें देखी हैं, तो अब हम उसको बड़े अच्छे से टैकल कर रहे हैं, और मतलब उसकी मेडिकेशन चल रही है। आपसे फिर वो इर्द गिर्द के जो फार्मर हैं वो भी राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए आ रहे हैं? कॉल्स भी आती हैं, और आपको पता है अच्छा मशवरा देना सुन्नत भी है, तो हम इसमें अपने फार्मर भाइयों की इतना ताउन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे फार्म में आया, हमने एक चीज़ को डील किया है, तो उनको एजुकेट कर रहे हैं इस बारे में, हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं जी। और बायोसिक्योरिटी के बारे में उनको बता रहे हैं कि बायोसिक्योरिटी का बहुत ख्याल करें। जो अटेंडेंट है, जो बीमार एनिमल को अटेंड, बायोसिक्योरिटी को जरा आसान अल्फाज में फार्मर के लिए बता दीजिएगा, बायोसिक्योरिटी से मुराद क्या है? जी, बायोसिक्योरिटी से मुराद मेरी ये है कि जो मुलाजिम या जो भी उनका लाइफ स्टॉक असिस्टेंट है, जो उन्होंने हायर किया हुआ है अपने फार्म के लिए, ठीक है, जो इंजेक्शन वगैरह लगा रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, या उसको डील कर रहा है, जो अफेक्टेड एनिमल है, ठीक है, वही बंदा बाकी जो ठीक एनिमल्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, या कोई और बीमारी उनको है, वो सेम
इंजेक्शन चीज़ें वो यूज़ ना करे, वही हाथ जाके विदाउट वॉशिंग विदाउट केयर, मतलब इसको ऐसे डील करें जैसे कोविड में। अच्छा, आप तो कॉन्शियस है, मैं जरा डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है ना जी, कि एक आदमी जो, मैं बल्कि आपसे ये जानना भी चाह रहा था इनकी बात से पहले, कि एक आदमी अगर लुक आफ्टर कर रहे हैं उन जानवरों को जो मुतासर है, तो क्या उसको खुद भी कोई प्रिकॉशंस जो है वो अख्तियार करने की ज़रूरत है, दस्ताने पहने या एहतियात करे, या कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है? इसमें जैसे अभी क्लियरली बताया गया कि ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, ठीक है, एनिमल से ह्यूमन में इसने ट्रांसफ़र नहीं होना। अगर मतलब मैं क्लियर करता हूँ, इसमें फिर उस प्रिकॉशन की, उस लेवल की प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये बायोसिक्योरिटी वाली जो बात ये कर रहे हैं, बायोसिक्योरिटी इन अ सेंस वो इस तरह से है कि हम अपने एनिमल्स का जब तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो हमारे पास जहाँ पे जानवर हमने रखे हुए हैं वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो हमारे पास इस पीरियड में, इस दौरान विजिटर्स कम हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा हो जाता है जो एनिमल हैंडलर है उसके साथ टिक्स अटैच हो जाते हैं, उसके कपड़ों पर लग गए तो वो मूव हो गए, वो एक कैरियर है। ठीक है, मच्छर को किसी को पता नहीं चलना, वो भी एक कैरियर है। तो हिफाजती इक़दाम वो ये चीचड़ों से तो इंसानों में भी बीमारियां फैली हैं बड़ी, तो ये भी तो खतरा है ना जी, अगर वो चीचड़ उधर से मुतासर हो। ये वायरस इंसानों में डिजीज़ नहीं काज करता ना, ये कैप्री पॉक्स जो वायरस है इसके लिए, और ये पॉक्स के लिए जो इसका जो वायरस है ये ह्यूमंस में डिजीज़ काज नहीं करता। अच्छा, अगर दाखिल भी हो जाए तो नहीं होते। ठीक है, टिक्स के ज़रिए कुछ और डिजीज़ जो हैं बाकी जो ट्रांसफ़र होने वाली है वो तो हो सकती है, ये नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें बायोसिक्योरिटी से मुराद ये है कि हम अपने जानवरों तक जो है ना कोई डिजीज़ वाला जानवर ना पहुँचे। बाज़ दफ़ा जैसे हम जानवर को पानी पिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं, कोई जानवर डिजीज़ है तो वो हमारे जानवर के साथ अटैच होकर तो वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। फिर इसी तरीके से कोई बंदा आ गया या कोई ऐसी चीज़ आ गई जो इन्फेक्टेड है जिसके साथ वो चीज़ें पॉसिबल है टिक्स का आ जाना, तो इसमें हमने उन चीज़ों का ख्याल करना है। तो दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने ख्याल करना है, जो एनिमल इन्फेक्टेड है जब हम उसको अलहदा करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट जब चल रही है, इस दौरान कोई और एनिमल ज़हर होते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार रखा जाए। वैक्सीन लगी है, हेल्दी एनिमल को सबसे पहले लगनी चाहिए। अच्छा, हेल्दी एनिमल हम कोशिश करते हैं पहले बीमार को लगाएं, हेल्दी एनिमल के लगने के बाद हम बीमार की तरफ हैं। ठीक है, पहले उसको बचाया जाए, ताकि वो नीडल जो है ना, नीडल वो एक सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन बन सकती है उस वक्त। अगर हम बीमार को लगा के मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना हर एनिमल पे नीडल चेंज, भी डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं या नहीं? सर डिस्पोजेबल, इसमें डिस्पोजेबल नहीं यूज़ होती। ठीक है, वैक्सीनेशन सिरिंज जो है वो एक साइट पे एक इस्तेमाल हो जाती है, सारे जानवरों को वो एक बाड़े पे। तो उसमें तरीकाकार अडाप्टेड है, तरीकाकार डिफाइंड है कि पहले हेल्दी फिर उसके बाद डिजीज। हो सकता है कि जो आपकी नज़र में हेल्दी हो उसके अंदर असरात मौजूद हो, तो फिर आप खुद ही सोर्स बन गए ये फैलाव का। बहुत कम है, ऐसा बहुत रेयर है। देखें अभी जेरी साहब ने बताया कि उनके जानवर बिल्कुल ठीक थे, वैक्सीनेशन लगने के बाद जो है उनमें वो रेयर है। मैं बताता हूँ, इसका 28 दिन वैसे उस सिरिंज की कीमत क्या है? इसका 28 दिन का सिरिंज की कीमत वेरिएबल है, 900, 1000, 1500 एक सिरिंज की महंगी है जी, कॉस्ट करती है। तो इसमें जो है ना 28 दिन का एक पीरियड है इसका डिजीज़ का। अगर जानवरों में आ गई है तो उसने 5-6 दिन में सिम्टम्स ज़ाहिर करने हैं, 28 दिन तक उसका इनक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, इनक्यूबेशन पीरियड तक हमने लाजमी जानवर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, किसी जगह पे अगर बीमारी आ गई है, जहाँ पे स्टार्ट होगी तो वो जितने भी एनिमल थे वो सारे इतने पीरियड में 28 दिन तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकती है, उसका फैलाव फैलाव हो सकता है, तो वो तो हमने ऑब्जर्व करना ही करना है। अब वैक्सीन जो है, वैक्सीन एक समझें कि बाहर से हम इनफेक्ट एक ऐसी जरासीम उसमें इनाकुलेट कर रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ यानी सिस्टम ने, मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है हमारा जानवरों का, उसने रिएक्ट करना है और एंटीबॉडीज़ बनानी है। ठीक है, ताकि वो जो है ना बाहर से चीज़ें आने वाली जो जरासीम है फिर उनको वो किल करें। ठीक है, वैक्सीन एक सोर्स है। ठीक है, उस सिस्टम को ट्रिगर करने का, जगाने का। ये कितनी मौसर है वैक्सीन? 14 डेज, ये 14 डेज लेगी अपने निज़ाम के लिए, 14 दिन उसका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो लेवल अचीव करने के लिए। और इसकी जो एफिकेसी है, इस वक्त जो हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं वो कैप्री पॉक्स की वैक्सीन है, गोट पॉक्स की जिसे वैक्सीन हम पहले कहते थे, वही कैप्री पॉक्स वैक्सीन है। तो ये 80% तक जो है ना रिकवरी, ठीक है, और इम्यूनिटी दे रही है। ठीक है, इस पर मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम लंपी स्किन पे बात कर रहे हैं और इसकी एहतियातें देख रहे हैं। डॉक्टर हफीज़ साहब, ये बताइएगा कि अब अगर हमारे फार्म पर जानवर मुतासर हो गए तो हमने उनकी खुराक के हवाले से भी कोई एहतियात करनी है। जैसे हमारे यहाँ बंदा बीमार हो जाता है तो उसकी खुराक पर बहुत ज़्यादा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, उसको परहेज़ी खाना देते हैं और फिर वो कोई ऐसी खाने में चीज़ें शामिल करते हैं जिससे उसे तवानाई आए। तो इसमें क्या एहतियातें? सर, इसकी खुराक के हवाले से ये कि जानवर को तो वैसे ही रूटीन में ही हम मतवाज़न खुराक देनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फार्मर में अनअवेयरनेस है। हम 3% खुश्क खुराक उसके जिस्मानी वज़न के मुताबिक जो कि आम तौर पे देते हैं, लेकिन क्योंकि जानवर जो है वो कमज़ोर हो चुका होता है, खाने के काबिल नहीं होता, उसके मुंह के अंदर भी छाले आबले हो सकते हैं, इसलिए जो उबले हुए चावल या इस तरह की नरम ग़िज़ा जो है वो उसको इब्तदाई रिकवरी के लिए दी जाए। खा लेगा जानवर? जी जी, उसको वो खाना आसान है ना, उबला हुआ चावल नरम होता है, जैसे नरम ग़िज़ा भीगे हुए, जैसे हम गंदम के दाने भीगे हुए दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो है वो उसके लिए आसानी है। या साइलेज दे सकते हैं जो कि चारा है, ऑलरेडी वो डाइजेस्टेड फार्म के अंदर है, ठीक है। तो इस हवाले से खुराक की एहतियात। लेकिन अभी जो पहले बात हुई थी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से आप डिस्कस कर रहे थे बायोस्टोरी, उसमें थोड़ा सा मैं एडअप करना चाहूँगा चीज़ों को मज़ीद, कि हम खुराक भी अगर देंगे, आपके जो सवाल था खुराक के मुतालिक, कि हम खुराक भी देंगे तो पहले सेहतमंद जानवरों को देंगे और उसके बाद जो है वो बीमार जानवर को देंगे, क्योंकि वो आमतौर पे एक वर्कर होता है, वो सेहतमंद जानवरों को खुराक भी वही डाल रहा है और बीमार को भी वही डाल रहा है। और इसमें एक मज़ीद एहतियात करेंगे कि एक यूनिफॉर्म या वर्दी एक अलहदा होगी उसकी, वो नहाने के बाद साफ़ सुथरा होने के बाद जो है वो जाएगा बीमार जानवर की तरफ, ठीक है। यानी कि पहले वाशअप होगा और उसके बाद जो है वो बीमार जानवर को खुराक या जो कुछ भी उसकी ज़रूरी इक़दाम करने हैं वो करने के बाद दोबारा जो है वो वाशअप होकर फार्म में आएगा। इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जैसे पहले बात की थी कि हम इसी चीज़ को जो है वो सर्कुलेट करते रहेंगे और इस लिहाज से करते रहेंगे, इसका फैलाव बढ़ जाएगा। जी जी बिल्कुल, इसका फैलाव। अच्छा, इसमें एक पहलू वैक्सीन के हवाले से थोड़ा सा मैं ये एडअप करना चाहूँगा। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इनकी बहुत वर्किंग है। इसकी रिंग वैक्सीन होनी चाहिए। जैसे इनके फार्म के ऊपर आउटब्रेक हुई है तो रिंग वैक्सीन वो होती है जो हम एक दायरे के अंदर एक हिसार के तौर पे करते हैं, ऑर्बिट बना लेते हैं। वो 1 से 2 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर के पूरे एरिया के अंदर करवाई जाती है, जहाँ खदशा हो, जहाँ पे खदशा होता है। तो वो उस एरिया के अंदर जो तमाम जानवर हैं उन सबको वैक्सीनेट करना ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो इसका फैलाव जो है वो फिर मज़ीद बूम करेगा, बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा इंजीनियर साहब, ये बताइएगा कि बायोसिक्योरिटी जो है इस पर हम खासी बात कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको इससे ऑलरेडी अवेयरनेस थी और आपने ख़ास तौर पे कोशिश की कि इसको एहतियाती तदाबीर अख्तियार की। आपके इर्द गिर्द जो फार्मर्स हैं उनको भी इसके बारे में आगाही है? आप खुद क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको सारा कुछ आपने देख भी लिया और समझ भी लिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर, जिसमें जो लोग इस बायोसिक्योरिटी का ख्याल नहीं कर रहे वो इस चीज़ का नुकसान भी उठा रहे हैं फिर, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर इस पर आप तवज्जो नहीं देंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर वही चीज़ कोई भी चीज़ कैरियर बन सकती है, चिक्स हों, फ्लाइज हों, चीज़ें हों, आप उनको बीमार एनिमल जो है इफेक्टेड जो है उससे लेकर जो सही हेल्दी एनिमल्स हैं वहाँ तक लेकर जा रहे हैं। अब आपके पास तो फार्म है ना जी, पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक आदमी है जिसके पास 5-7 जानवर ही है, उन्हें एक ही जगह पे बांध रखे हैं और सारा कुछ वही उनके पास एक उसके पास तो इतना उनके पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है कि अगर जिस तरह की स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड होगी, तो वो एक क्योंकि हम तो सिटी के अंदर बैठे हैं ना, हमारी सर्कमस्टेंसेस थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। उनके थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनके पास तो वो विलेज वाला कल्चर है, दूर बांध सकते हैं, दूर बांध सकते हैं, तो वो उसको इस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए उनका सब कुछ लगा होता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और स्पेशली क्योंकि जैसे हम मीट में डील कर रहे हैं तो अब ये ईद या ये चीज़ें जैसे हमने बाहर भेजना होता है तो सब कुछ सरमाया यही कुछ होता है, तो इनको तो इतना इस चीज़ के बारे में केयर करनी चाहिए कि इनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर सिर्फ इसका खौफ का शिकार रहेंगे फिर तो कुछ नहीं बनेगा। मतलब अगर ये वैसे ही नुकसान जितना पहुंचाती है, इसके खौफ से ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत खौफ, आपको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पूरा लोगों ने फार्म खत्म कर दिया, स्लॉटरिंग करा ली है, क्योंकि अफेक्टेड हुए हैं। और 7 वाले फार्म में हमने ये भी देखा है कि उन्होंने भी स्लॉटर करा लिया, मतलब उसकी हालत इतनी उनको गैर लगी। मुतासरा जानवर होता है उसकी जो खाल है फिर वो बिकती है या वो उसको फेंक फूंक के दबा देते हैं? जो हमने सुना है, क्योंकि मेरे खुद तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एनिमल एक्सपायर नहीं हुआ या मैंने स्लॉटरिंग नहीं की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हम वी आर वर्किंग ऑन इट, तो लेकिन यह है कि 7 वाले फार्म में ऐसा हुआ है, स्लॉटरिंग कराई है, तो सुनने में यह है कि जब वो अफेक्टेड हो जाती है तो उसकी खाल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे खाल के बड़े बड़े पैच चाहिए उनको, कोई बैग बनाना लेदर का या कोई, तो वो वहाँ उस तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते।
तो हो सकता है उसके दाम कम हो जाएं, कम दामों पे लेकर उसको पीसेज में वो यूज कर सकें। ठीक है, तो फिर तो ये बिकने के काबिल है। कोशिश तो जरूर करते होंगे कि जी, 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 आप सर थोड़ा सा मैं रोशनी डाल दूंगा कि ये इस तरीके से कि खाल जो है ना, इसकी खाल पे बनती हैं गिल्टियाँ। ठीक है, और वो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि गिल्टी फटती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे जाके हो जाएंगे वो फट जाती है। ठीक है, जैसे फोड़ा खुलता है ना, तो वो बिल्कुल बाकायदा फट जाता है और उसमें सुराख हो जाता है। अच्छा, और वहाँ पे फिर बाद में जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मजीद आने वाले जरासीम उसके अंदर मजीद खराबी पैदा करते हैं और जगह जगह पे इस तरह के सुराख होते हैं। तो वो खाल जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। बेहतर भी यही है कि उसको जमीन में दबा दिया जाए, इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वो फैलाव का सबब बनेगा। आप सिर्फ पैसों की खातिर जो है बीमारी को फैलाओ, तो क्योंकि उसमें वायरस मौजूद होता है, तो ये भी है कि अगर उस खाल को बेचा जाए तो वो मजीद जो है वो जानवरों को मुतासिर करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये हो गया कि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, अब जानवर कहीं मुतासर हो गए हैं, जैसे इनके फार्म पर 3-4 जानवर मुतासर हो गए या 15-20 मुतासर हो गए, वैक्सीनेशन तो प्रिवेंशन हो गई ना, लेकिन अब उनका इलाज क्या है? जो जानवर मुतासर हो गए हैं उनकी खाल पर कोई चीज़ छिड़कनी है, कोई दवाई क्या देनी है, क्या करें, कि डॉक्टर से रब्ता करें, क्या फौरी तौर पे कोई रेस्क्यू का अमल है, क्या हो सकता है? जी, इसमें यह है कि एक तो अपने जो इनके नज़दीक तरीन वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रजू करें, तमाम किस्म के अद्वियात वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जानवर के लिए एंटीबायोटिक्स लगेंगी, वो ज़रूरी है ताकि उस पर सेकेंडरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके फैलाव को रोका जा सके, जिसमें अब हम अभी थोड़ी देर पहले से बात कर रहे हैं। इसी तरीके से उसमें सपोर्टिव थेरापी है ताकि इन केस अगर एनिमल खाना पीना छोड़ चुका है तो उसकी जो है नीड पूरी की जाए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, फीड की रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह पूरी नीड की, उसमें सपोर्टिव फिर जो है टॉनिक्स लगते हैं। अच्छा, ड्रिप्स लगाई जा सकती है। इन वो अगर ऐसा जानवर जो बिल्कुल छोड़ चुका हो, ठीक है, ऐसा बहुत शाज़ नादिर होगा, इसमें कम होगा, रिड्यूस ज़रूर हो जाएगा, खाना पीना उसका बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो इसमें यही हेल्प हमने एनिमल की यही करनी है, जानवर की हमने हेल्प यही करनी है कि वो ऑफ फीड ना हो। ठीक है, सपोर्टिव थेरापी के ज़रिए। ठीक है, तीसरा इसमें जो है टिक्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे स्प्रे के लिए मेडिसिन मौजूद है, मुतलका वेटनरी हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करें। जहाँ पे ऐसी सारी मैं बताता हूँ, हम ज़रूर कर रहे हैं और हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं। किसान लाइफ स्टॉक बैठक के प्रोग्राम के तहत हम जो है ना फार्मर्स के पास जाते हैं, 30, 40, 50 फार्मर जो इकट्ठे करके हम विलेज लेवल पे ईच एंड एवरी वेटनरी ऑफिसर हमारा जो है ना वो अवेयरनेस दे रहा है। हमारी मोबाइल डिस्पेंसरीज जो पहले फार फ्लंग एरियाज़ में सर्विसेज का काम कर रही थी, आजकल वो अवेयरनेस और सर्वेलेंस का काम कर रही है। अच्छा। ताकि इस बीमारी को देखा जाए कहाँ कहाँ पे इसका स्प्रेड है और उस पर फौरी तौर पे हम रिएक्ट करें, फार्मर्स को जो है ना अवेयरनेस दे के और फार्मर्स के इस लॉस को कम किया जाए। ठीक है, ताकि वो जो है ना अपना लाइल्मी की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो इस पे महकमा फुल काम कर रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक एलिमेंट ये है कि एक जानवर बीमार हो गए, अब उस बीमार जानवर की बीमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, अच्छा ऐसा लग रहा है फार्मर को कि ये अब बचने वाला नहीं है, उसके हाथ पैर भी फूले हुए, तो उसके पास कोई डेडलाइन है कि इस हद तक वो इसका ख्याल रखे, दवाई शवाई दे, उसके बाद उसको स्लॉटर कर दे या क्या करे? मतलब ये चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताई है कि मॉर्बिडिटी 1% से मॉर्बिडिटी 50% है, यानी कि फैलाव, और जो शरह अमवात है वो 1% है, इसलिए घबराने की जरूरत बढ़ के ज्यादा आखिरी हद तक जाके 100 जानवर में से, ठीक है, जो आपके अगर सारे भी जानवर मुतासिर हो गए, मॉर्बिडिटी का मतलब 50%, यानी कि आधे जानवर मुतासिर हो गए, 100 में से 50 हो गए, तो उसमें से मरेगा क्या 1 या 2 मैक्सिमम, ये इनकी शर्मवात हो सकती है। लेकिन वो भी तब जब आप केयरलेसनेस का मुजाहरा करें, तो शर्मवात इसमें बहुत कम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इंजीनियर साहब आपसे आखिर में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, ऐसे क्विकली आपकी ऑब्जर्वेशन और आपके एक्सपीरियंस से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे फार्मर्स को कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो ये करें? जी, मैं इसमें ये मैसेज देना चाहूँगा कि सारा साल की आपकी मेहनत होती है, और तो आप इसमें केयर करें और ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने की बजाय अगर आप एहतियात, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, महकमे से रहनुमाई ले लें। जी, महकमे से रहनुमाई लें। बायोसिक्योरिटी इसमें बहुत अहम है, बहुत अहम है, तो इसीलिए फोकस इसी चीज़ पे दिया है कि बायोसिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, और बच्चे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, मैं चाहता था आपसे मजीद जी क्विकली बस एक बात। जरूरी बात ये कि आपने वेक्टर को कंट्रोल करना, इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है जिसमें मच्छर, मक्खी, और ये वेक्टर को कंट्रोल करवाने के लिए आपको स्प्रे मशीन से अपने फार्म के इर्द गिर्द स्प्रे करना पड़ेगा, गोबर को तल्फ करना पड़ेगा,
और आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन चिचड़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी एहतियात ये कि जो जानवर बीमार हो गया उसको फौरी तौर पे अलग करें, और बाकी सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन वैक्सीन के बगैर कंट्रोल नामुमकिन है। इस चीज़ को मेक श्योर। वो आप सब हज़रात का बेहद शुक्रिया तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमने बातें सुनी, वैक्सीन बड़ी ज़रूरी है, एहतियात करें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, बीमारी आई है, बीमारी का इलाज भी मौजूद है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।